हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे डीएसएस का दैट मीन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हम कर रहे थे, चैप्टर कर रहे थे। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं लोड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखी थी डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव देखे थे, लोड्स के बारे में देखा था हमने, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से आगे चीज़ें समझ आ सकें। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट में लोड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं लोड के कॉम्बिनेशन, कौन कौन से लोड के कॉम्बिनेशन है जो हमें स्ट्रक्चर्स में यूज़ होते हैं। The following are the load combinations with appropriate load factors may be considered in designing। ठीक है, जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम लोड की कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, कौन कौन से लोड हमारे पास स्ट्रक्चर पे पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते हैं अप्रोप्रिएट लोड फैक्टर्स, लोड के फैक्टर्स जो है हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है डेड लोड प्लस इम्पोज लोड। ठीक है, तो ये एक साथ हमारे पास आ सकते हैं। डेड लोड जैसे कि मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर में, इम्पोज लोड भी मैंने आपको बता दिया। डेड लोड का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर का अपना वेट होता है, जैसे बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह का अपना वेट। और इम्पोज्ड लोड हो गया, इसको हम लाइव लोड भी बोलते हैं, लाइव लोड, डबल एल, लाइव लोड भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है डेड लोड, इम्पोज्ड लोड प्लस उसके साथ विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड भी पड़ सकता है। तो ये हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस विंड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास किसी जगह पे डेड लोड है और उसके साथ साथ विंड विंड या फिर अर्थक्वेक लोड है। ठीक है, उसमें लाइव लोड नहीं है। इम्पोज्ड लोड को हम लाइव लोड बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड। इरेक्शन मतलब कोई चीज इरेक्ट, कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हो स्ट्रक्चर में, उसको हम इरेक्शन लोड बोलते हैं। Wind load and earthquake loads shall not be assumed to act simultaneously। जैसे कि विंड का लोड और earthquake का लोड, जैसे कि मैंने विंड और earthquake लिखा तो इसका मतलब हो गया या तो विंड का लोड एक्ट करेगा या तो earthquake का लोड एक्ट करेगा, मतलब ये दोनों एक साथ एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो विंड और earthquake लोड है ये एक साथ एक्ट नहीं करते। अगर विंड लोड एक्ट कर रहा है किसी जगह पे तो earthquake लोड एक्ट नहीं करेगा। अगर earthquake लोड एक्ट करेगा किसी जगह पे तो वहाँ पे विंड लोड एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की तो वो हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800 2007। तो ये हमारे पास कोड है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये कोड है। gives the concept of the grass and effective cross sections of a member। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रास एंड इफेक्टिव क्रॉस सेक्शंस। ग्रास क्रॉस सेक्शन और इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो होता है मेंबर का, उसके बारे में हम देखते हैं किसमें, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रास क्रॉस सेक्शन शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पेसिफाइड साइज ऑफ द मेंबर आर रीड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट टेबल। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं किसमें, IS 800 2007 में बहुत सारे टेबल्स होते हैं। वहां से हम जो ग्रास सेक्शन है उसका जो साइज है हमारे पास है मेंबर का, वो हम वहां से ले सकते हैं। ठीक है, टेबल से ले सकते हैं या फिर साइज आपका मेंबर से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रास क्रॉस सेक्शन की हमने बात कर ली। हम बात करते हैं अब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन की। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेंबर इज दैट पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज इफेक्टिव इन रेसिस्टिंग द स्ट्रेस। ठीक है, मतलब एक तो हमने ग्रास क्रॉस सेक्शन की बात की, अब हम बात करते हैं इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन की। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन मेंबर का क्या होता है, वो वाला पोर्शन होता है जो कि इफेक्टिव होता है स्ट्रेस को रेसिस्ट करने में, मतलब वो इफेक्टिव स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है और जो स्ट्रेस को रेसिस्ट ना कर रहा हो, मतलब एक ऐसा पोर्शन होता है जो स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। ठीक है, वो हमारे पास हो गया इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन।
तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास क्रॉस सेक्शंस होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की वो हम देख लेते हैं। The plate elements of a cross section may buckle locally due to compressive stresses। जो भी हमारे पास प्लेट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं हमारे पास जो प्लेट एलिमेंट्स होते हैं क्रॉस सेक्शन के में बक्कल लोकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, वो बक्कल करते हैं लोकली किसकी वजह से? ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है व्हेन प्लास्टिक एनालिसिस इज यूज्ड। ठीक है, जब हम प्लास्टिक एनालिसिस यूज करते हैं उस केस में क्या होता है? द मेंबर्स शैल बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्लास्टिक hinges with sufficient rotation capacity or ductility without local buckling to enable the redistribution of bending moment required before formation of failure mechanism। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट थे। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, व्हेन इलास्टिक एनालिसिस इज यूज्ड। ठीक है, जैसे कि पीछे प्लास्टिक की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे इलास्टिक की बात करेंगे। व्हेन इलास्टिक एनालिसिस इज यूज्ड द मेंबर शैल बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, जो मेंबर होगा वो कैपेबल होना चाहिए ऑफ डेवलपिंग द यील्ड स्ट्रेस अंडर कंप्रेशन विदाउट लोकल बकलिंग। ठीक है, ऑन द अबव बेसिस 4 क्लासेस ऑफ सेक्शंस आर डिफाइंड। ठीक है, अगर हम अबव बेसिस देखें, जो हमने अभी बेसिस देखी उसके बेसिस पे हमारे पास 4 क्लासेस हैं सेक्शंस की। कितनी है? 4 क्लासेस हैं किसकी? सेक्शंस की। तो वो कौन कौन सी है? वो हमारे पास है, सबसे पहला है हमारे पास प्लास्टिक, सेकंड है हमारे पास कम्पैक्ट, थर्ड है हमारे पास सेमी कम्पैक्ट और फोर्थ हम आगे देखेंगे हमारे पास कौन सा है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन क्या होता है हमारे पास? क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक हिंजेस। ठीक है, वो वाले क्रॉस सेक्शन जो डेवलप करते हैं प्लास्टिक हिंजेस को। द क्रॉस सेक्शंस विच डेवलप प्लास्टिक हिंजेस, प्लास्टिक हिंजेस को डेवलप करते हैं उसे हम बोलते हैं एंड हैव द रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर बाय फॉर्मेशन ऑफ ए प्लास्टिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन जो होते हैं डेवलप करते हैं प्लास्टिक हिंजेस को, और उनमें क्या होता है? रोटेशन कैपेसिटी होती है। रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, रिक्वायर्ड होती है उनमें फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर बाय फॉर्मेशन ऑफ द प्लास्टिक मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास होता है कम्पैक्ट। कम्पैक्ट हम बात करें क्रॉस सेक्शंस विच कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो वो वाला क्रॉस सेक्शन जो डेवलप करते हैं प्लास्टिक मूवमेंट को, प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को, बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंजेस। तो इसमें जो प्लास्टिक हिंजेस जो होती हैं इनएडिक्वेट होती हैं, प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, प्लास्टिक हिंजेस रोटेशन कैपेसिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी कम्पैक्ट। सेमी कम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सेमी कम्पैक्ट क्रॉस सेक्शंस वो वाले क्रॉस सेक्शंस होते हैं इन विच द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच। इसमें जो एक्सट्रीम फाइबर होता है कंप्रेशन में वो क्या कर जाता है? रीच कर जाता है। ठीक है, रीच यील्ड स्ट्रेस, मतलब एक्सट्रीम जो कंप्रेशन फाइबर होता है वो यील्ड स्ट्रेस को रीच कर जाता है, मतलब यील्ड स्ट्रेस उसमें जल्दी आ जाती है। बट कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग। ठीक है, तो इसमें जो प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इसमें डेवलप नहीं हो पाता है ड्यू टू द लोकल बकलिंग, लोकल बकलिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्रॉस सेक्शन हमारे पास है सिलेंडर क्रॉस सेक्शन, SLENDR, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शंस इन विच द एलिमेंट्स बकल लोकली इवन बिफोर रीचिंग द यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है इसमें क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं बकल करते हैं लोकली। ठीक है, द एलिमेंट्स बकल लोकली इवन बिफोर रीचिंग द यील्ड स्ट्रेस, मतलब यील्ड स्ट्रेस पे पहुंचने से पहले ही क्या कर जाते हैं? एलिमेंट बकल कर जाते हैं लोकली, तो उसे हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दी है। ये डायग्राम हमारे पास कौन सी है? मोमेंट रोटेशन बिहेवियर ऑफ द 4 क्लासेस ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि हमने 4 क्लासेस देखी क्रॉस सेक्शंस की, तो इसका हम मोमेंट रोटेशन बिहेवियर देखेंगे। क्या देखेंगे? मोमेंट रोटेशन बिहेवियर। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इसकी, यहाँ पे है ये सिलेंडर के लिए है, ये सेमी कम्पैक्ट के लिए है, ये कम्पैक्ट के लिए है, और ये है हमारे पास प्लास्टिक के लिए। तो ये डायग्राम हमारे पास है रोटेशन और अप्लाइड मोमेंट के बीच की डायग्राम है। अप्लाइड मोमेंट एंड दिस इज द रोटेशन। दिस इज अप्लाइड मोमेंट इन वाई एक्सिस एंड दिस इज रोटेशन इन एक्स एक्सिस में हमने शो किया हुआ। तो यहाँ पे हम मोमेंट अप्लाई कर दें हम वाई यहाँ पे, और यहाँ पे रोटेशन कितनी हो रही है? θ1। यहाँ पे हम एम पी हम अप्लाई कर रहे हैं मोमेंट, और यहाँ पे रोटेशन कितनी हो रही है हमारे पास? θ2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कर्व हमारे पास फॉर्म हो जाती है। यहाँ ये है सिलेंडर के लिए, ये हमारे पास सेमी कम्पैक्ट के लिए, ये कम्पैक्ट के लिए, और ये प्लास्टिक के लिए। ठीक है, ये है हमारे पास आइडियल बिहेवियर। ठीक है, ये है एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई इज द यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।